हेलो एवरीवन, जय हिंद, गुड मॉर्निंग सबको। तो आज हम बता दे रहे हैं जो सेट प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं वो सेट नंबर दूसरा सेट होगा। वो मिक्स बुक से करा रहे हैं, खान सर का जो बुक है एनटीपीसी का, इसी से करवा रहे हैं। और आज होगा सेट नंबर 2। तो दूसरा सेट होगा। बिना किसी देर का स्टार्ट करते हैं, चूँकि देर करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 41 से स्टार्ट करेंगे, चूँकि मैथ जो है प्रश्न संख्या 41 से है। और एक बड़ी बात, जो जिसके पास बुक नहीं है वो पूरा सेट का PDF हम डाल रखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा। PDF लिंक करके लिखा हुआ रहेगा, उस लिंक पे जाकर के आप अपना PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न संख्या 41 का आता है 35 का 12% कितना होगा। तो आप लोग तो जानते हैं जी, बहुत आसान है। 35 का 12%, तो 35 का 12% हटाएंगे तो बटे 100। आप यहाँ से काटिएगा तो क्या हो जाएगा जी, बड़ा हो जाएगा। आप क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए। तो गुना करने के बाद होगा 12 पच्चे 60 और 12 तिया 36। इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 420 बटे 100। यहाँ से 2 जीरो काटेंगे तो यहाँ जा कर के 4.2 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एकदम ईजी था। चलिए अगला देखिए, कहता है रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% लाभ कमाता है। 434 रुपये में बेचकर 24% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, यानी कितने कीमत पे खरीदी थी। तो 434 रुपये में बेचने पर कितना लाभ कमा रहा है, 24%। तो 24% का जो मतलब होता है, देखिए यहाँ से लिख रहे हैं, जो 24% है इसका मतलब क्या होता है। तो 24% का मतलब क्या होता है, 24 बटे 100। इसको जब हम काटेंगे तो काटेगा 4 बार में, 4 छक 24 और 4 गुने 25 चौके 100। तो यहाँ से समझ में आया कि जो 24% होगा वो 6 बटे 25 के बराबर होगा। भिन्न में है ना जी, यही चीज़ है। परसेंटेज में है, फ्रैक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाभ है। लाभ है 24%। अब बताइए लाभ होता किस पे है, क्रय मूल्य पे। तो इससे हम समझे कि अगर मेरा क्रय मूल्य 25 रुपया है, मान लेते हैं यदि मेरा क्रय मूल्य 25 रुपया है, 25 यूनिट है, तो जो लाभ होगा 25 का 24%। अब 25 का 24% कितना होगा, 6 होगा। तो 6 रुपया लाभ होगा। ये हमारा क्या बन गया, प्रॉफिट। तो जब 6 रुपये प्रॉफिट बना तो हमारा विक्रय मूल्य क्या बनेगा, तो हमारा विक्रय मूल्य जो बनेगा वो क्या होगा, 25 और 6 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, है ना। तो हमारा 31 यूनिट आया क्या, विक्रय मूल्य। अब कहता है विक्रय मूल्य है कितना, 434। तो हमारा जो 31 यूनिट है विक्रय मूल्य, है ना, वही क्वेश्चन का क्या है, 434 रुपया के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 1 यूनिट के बराबर, तो हो जाएगा 434 बटे 31, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से काट सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं। जब काटिएगा तो आपका यहाँ बन जाएगा, एक बार में लगेगा और बचेगा 12 और 2 124, 4 बार में क्या बचेगा मेरा, 14। तो कहता है क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य कितना यूनिट है, 1 यूनिट 14। तो क्रय मूल्य हमारा है कितना, 25 यूनिट। तो 25 गुने 14 करेंगे तो 25 जाएँ 250 और 25 चौका 100, 250 कितना हो जाएगा, 300। क्या हो जाएगा हमारा, 300 हमारा हो जाएगा उत्तर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी गलत हम कर दिए हैं, इसको गुना गलत कर दिए हैं। कैसे होगा, 25 चौका 100 और 25 से कम 25 से कम 25 0.5 350 होगा। क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा, ठीक है। वो 25 जो है 250, 25 चौका 100, 250 और कितना होगा, 350 होगा। हम गलती कर दिए थे जोड़ने में, गुना का तरीका तो ठीक ही था। चलिए और देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है प्रश्न संख्या 43। अच्छा रुक लेते हैं थोड़ा देर। कहता है 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। देखिए 12% छूट दिया गया, तो आप हमें बताइए छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे, है ना। तो कहता है कुछ अंकित मूल्य होगा, उसको मान लेते हैं मार्क प्राइस। अब कहता है 12% छूट दिया। अब बताइए जब 12% छूट दिया तो आपने उससे लिया क्या परसेंट, तो 100% में से 12% घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 88%। यानी अंकित मूल्य का 12% छोड़ दिए, इसका मतलब ये हुआ कि अंकित मूल्य का 88% हम लोग ले लिए। अंकित मूल्य का 88% हम लोग क्या किए हैं, ले लिए। 88% मतलब परसेंट को हटाएंगे बटे 100। हम लोग लिए कितना, 132 रुपया, मतलब उसको लिया कितना, 132 रुपया। वस्तु का कीमत कितना लिया गया, 132 रुपया, ठीक है, बराबर होगा। अब काटेंगे तो 22 चौक 88, 22 छक 32 से कोई दिक्कत नहीं। अब 4 से काटेंगे
25 बार में, तो यहाँ से MP बराबर हो जाएगा 25 छक्का 150 रुपया। तो हमारा मार्क प्राइस कितना था 150 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। अब बेचा कितना में 132 रुपया में। अगला प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न है अगला देखिए पढ़िए। कहता है 4% वार्षिक साधारण ब्याज का SI का क्वेश्चन है। 4% साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपया का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। वही साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है जी, मूलधन यानी 2500 गुने समय 3 वर्ष है और गुने दर 4% है बटे 100। यहाँ से काट देंगे, हमारा आ गया 2500 का 100 और 100 तिया 300, हमारा क्या हो गया 300 रुपया हो गया साधारण ब्याज। देखिए यहाँ से एक चीज़ सीखना है, ये तो सबको ही जानता है, यहाँ से सीखना क्या है। देखिए यहाँ से हमको प्रिंसिपल दे रखा था, रेट दे रखा था, टाइम दे रखा था, ठीक है। इससे थोड़ा सा सीख लीजिएगा ना, तो आगे कुछ प्रश्न आएगा जो थोड़ा लॉन्ग होगा, उसमें मदद करेगा। तो कहता है कि इसी को हम ऐसे कह सकते हैं ना, जो यहाँ जो ब्याज होगा वो 2500 का, इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए 4% हर साल लगता है। अब जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो हर साल तो 4% ही लगना है। तो 3 साल में, एक साल में 4% लगा, अगला साल भी 4 लगेगा, अगला साल भी 4 लगेगा, कुल मिला के 3 साल में कितना लग गया 4 तिया 12%। तो 12%, तो 2500 का 12% हमारा इंटरेस्ट होगा, तो 2500 का 12%। इस तरीके से 12% हटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या हुआ 25 गुने 12, वही चीज़ तो आया। यहाँ भी क्या बनेगा हमारा 300। चलिए इसका यूज आगे होगा तो आगे बताएंगे। अगला प्रश्न है, कहता है तुहीन और प्रणव किसी काम को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहीन से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1-1 मिनट काम को करते हैं, है ना। केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है, तो कार्य पूरा करने में दोनों को कितना समय लगेगा। प्रश्न को समझिए, हम डील कर देंगे। यहाँ से देखिए करते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से 2 पर्सन है, एक है तुहीन आपका और एक है प्रणव। तुहीन जो है अकेले किसी काम को 42 मिनट में कर लेता है ना, और जो प्रणव है वो लेता है इसी काम को करने में 70 मिनट, ठीक है। देखिए जब दोनों का काम करने का जो टाइम दे रखा है, तो कहीं ना कहीं इसका क्षमता भी होगा, तो इसका क्षमता निकालते हैं। क्षमता कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पहले कुछ काम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कुछ काम, कुछ भी मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ मान लेते हैं 100 काम, तो यहाँ कुल काम हो गया, यहाँ समय हो गया, तो काम बटे समय क्षमता का ही होगा ना। तो काम बटे समय करेंगे क्षमता होगा, लेकिन 100 बटे 42 करेंगे तो कटेगा नहीं। इसी तरीके से 100 बटे 70 करेंगे तो कटेगा नहीं, तो हमारा वो आ जाएगा फ्रैक्शन में, तो दिक्कत होगा। तो हम यहाँ कुछ ऐसा मानते हैं ताकि 42 से भी कट जाए और 70 से भी कट जाए। तो 42 और 70 से जो कटेगा वो क्या होगा, तो 42-70 का एलसीएम ले लेंगे, 14 से लगाएंगे, 14 तिया 42, 14 पचे 70। अब लगेगा नहीं, तो एक काम कर सकते हैं, इसको आप गुना कर लीजिए। 14 गुना 3 गुना 14 पचे 70 तिया 210, ऐसे कर सकते हैं हम। तत्काल इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, गुना में ही रहने देते हैं, ठीक है। 14 गुने 3 गुने 5, ठीक है। अब ये मेरा टोटल वर्क हो गया है, क्या हो गया, टोटल वर्क मेरे हिसाब से होगा। अब टोटल वर्क हो गया, अब देखिए टोटल वर्क बटे टाइम करेंगे तो 14 तिया 42 कट जाएगा, बचेगा क्या 5। इसका क्षमता क्या हो गया, इसका क्षमता 5 हो गया। प्रणव का क्षमता निकालेंगे तो 14 पचे 70 से 70 कट जाएगा, बचेगा क्या 3। यानी एक का क्षमता 3 है, 5 है, एक का क्षमता 3 है। अब कहता है कि तुहीन से शुरू करते हुए दोनों लोग बारी बारी से 1-1 मिनट काम करते हैं। बारी बारी से 1 मिनट मतलब पहला 1 मिनट काम ए करेगा, फिर अगला 1 मिनट ए करेगा। तो पहला 1 मिनट में 5 काम करेगा, फिर अगला 1 मिनट में 3 काम करेगा, मतलब कुल मिला के 2 मिनट में 8 काम कर लिया। तो यहाँ से एक साइकिल बनता है, साइकिल मतलब चक्र। तो यहाँ से एक साइकिल बन रहा है ना जी, किसका किसका बन रहा है, 1 मिनट इसका और 1 मिनट इसका, 1 मिनट तुहीन का, 1 मिनट प्रणव का, ठीक है। कुल कितना मिनट हो गया, तो एक साइकिल में हो गया 2 मिनट। अब 2 मिनट में हमारा काम कितना हो रहा है, तो हमारा काम हो रहा है 5 3 8। तो एक साइकिल में 8 काम हो गया, समय कितना लगा
2 मिनट। अब टोटल काम है कितना, इसको गुना करेंगे तो 14 × 5 = 70 × 210, 210 काम है। कितना काम है, 210 काम है। तो अब इसको करना है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हम गुना करते हैं 26 से, 26 8 2 से 8 है ना, तो इधर भी 26 से गुना करेंगे तो 26 दूना कितना हो गया, 52 मिनट लगा। अब 52 मिनट में कितना काम हो गया, 208 काम हो गया। अब देखिए एक साइकिल में पहले तुहीन होगा फिर प्रणव होगा, तो 52 चक्र पूरा हुआ, सॉरी चक्र तो 26 पूरा हुआ, तो 26 चक्र में कहाँ समाप्त होगा, प्रणव पे आके समाप्त हो गया होगा। अब अगर दोनों को काम करा देंगे 1 मिनट और, तो 8 काम और हो जाएगा, तो 208 8 16 काम हो जाएगा। उतना काम मेरे पास है ही नहीं, तो क्या करेंगे, केवल तुहीन को लगाएंगे। पहले तुहीन आएगा, अब तुहीन को लगाएंगे तो 1 मिनट को अगर काम पे लगा दिए तो 5 काम कर देगा, और 5 काम कर देगा तो 5 काम यहाँ हो जाएगा 1 मिनट में, तो क्या हो जाएगा जी, 208 और 5 213 काम। मेरे पास काम कितना है, 210, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चूँकि जानते हैं कि जो तुहीन के लिए 5 काम करता है कितना मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। 5 काम करता है 1 मिनट में, तो 1 काम करेगा 1/5 मिनट में। अब काम कितना कराना है हमको, पहले ये देखिए, टोटल 210 काम है, 210 में से 8 हो चुका है, बचा कितना, 2 काम, तो हमको केवल 2 काम कराना है। तो 1 काम में 1/5 मिनट, तो 2 काम में 2/5 मिनट। कैसे, इधर 2 से गुना किए, इधर से भी 2 से गुना करेंगे, तो तुहीन को 2 काम करने में लग गया 2/5 मिनट। अब कहता है काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा, तो कुल कितना समय लगा, 52 मिनट, और प्लस इसको अगर बदलेंगे सेकेंड में, देखिए इसको बदलेंगे सेकेंड में, मिनट में है तो 2/5 मिनट है, तो इसको बदलेंगे सेकेंड में तो 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 5 × 12 = 25 60, 12 दूनी 24 सेकेंड। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 24 सेकेंड में 2 काम कर लिया। इसको क्या बोलेंगे, 24 सेकंड में 1 काम कर लिया। अब बताइए कुल समय मेरा कितना लग गया, तो 52 मिनट और 24 सेकंड, 52 मिनट और 24 सेकंड हमारा टोटल टाइम लग गया और मेरा काम हो गया। अब देखिए जो प्रश्न में कह रहा था कि लास्ट वाले को 1 मिनट से कम काम करने की अनुमति है, यही लास्ट वाला है तुहीन। 1 मिनट से कम काम किया कि नहीं, लास्ट में 24 सेकंड ही काम किया मात्र। चलिए ऑल राइट, अगला जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, टाइम एंड डिस्टेंस से है। आशा करते हैं आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को 1 से 2 बार। हम पढ़ लेते हैं। कहता है रविंद्र रोज़ सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। देखिए हम मान लेते हैं रविंद्र नाम का एक आदमी है। कौन है, रविंद्र नाम का एक आदमी है, यहीं से लिख लेते हैं, ठीक है। एक घर हो गया, एक ऑफिस हो गया। तो घर से निकलता है 8 बजे, पहुंचता है 9:30 बजे। तो घर से ऑफिस जाने में इसको समय कितना लगा, 1.5 घंटा। तो इसको बोलेंगे, ऊपर दिख रहा है जी, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। घर से ऑफिस जाने में इसको समय कितना लग गया, तो लग गया हमारा 1.5 घंटा। यहाँ पर लिख लेते हैं 1.5 घंटा का समय लग गया, ठीक है, लग जाता है। अब कहता है एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा। एक दिन वो सवेरे उठा 8 बजे और ऑफिस के लिए चल दिया, लेकिन वह सामान्य चाल से 3/4 की गति से 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। लेकिन देखिए जो डेली वो 1.5 घंटा में जा रहा था, मतलब डेली वो 1.5 घंटा में जा रहा था, एक दिन क्या हुआ, वो घर से निकला और स्पीड जो है अपना ओरिजिनल स्पीड का 3/4 कर दिया और 1/3 यात्रा तय किया। उसके बाद कुछ सोचा। तो पहले यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। 3/4 का क्या मतलब है, देखिए सामान्य गति के 3/4 से, तो 3/4 है ना, तो कुछ ना कुछ उसका सामान्य गति रहा होगा। तो मान लेते हैं कि उसका सामान्य गति जो था वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा था, 4 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो आज का गति कितना होगा, आज का गति क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे कहता है, जो आज का गति है वो सामान्य गति का 3/4। तो आज का जो गति है सामान्य गति का, सामान्य कितना है 4, तो
सामान्य गति का 3/4, 4 से 4 कट जाए क्या बचेगा 3, तो यही तो हमारा आज का गति हो गया। तो इसको हम इस तरीके से समझ लेंगे। तो सामान्य गति क्या है हमारा, तो हमारा सामान्य गति है वो है 4 किलोमीटर पर घंटा। तो इसको मान लेते हैं कि जब डेली जा रहा था तो इसका स्पीड होगा, तो इसका जो स्पीड था वो था 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बताइए 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो जाता था डेली घर से ऑफिस, तो 1.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, है ना जी। डिस्टेंस को हम वहाँ नहीं यहाँ लिख लेते हैं, नहीं तो चलिए यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ ही लिखते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, दूरी बराबर 4 गुने समय, यानी 4 गुने 3/2, तो 4 × 12/2 क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर। यानी यहाँ से जो यहाँ की दूरी है वो कितना किलोमीटर है मेरे हिसाब से 6 किलोमीटर। अब कहता है, फिर से पढ़ते हैं, कहता है लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति से 1/2 दूरी तय करता है। जैसे वो घर से निकला, आज के दिन घर से निकला, वो तो रेगुलर का बात है, आज के दिन घर से निकला और सामान्य गति का 3/4 गति से निकला, तो आज का इसका स्पीड क्या होगा, आज जो इसका स्पीड होगा सामान्य का 3/4, तो आज का स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बात। दूसरी बात है वो कितना दूर चला, तो कहता है कुल दूरी का 1/3 तय किया। किसने कितना तय किया, वह 1/3 तो 1/3 दूरी पूरा किया। तो पूरा दूरी कितना है 6 किलोमीटर, कितना है 6 किलोमीटर है। तो 6 का 1/3 कितना होगा, तो 6 का 1/3 करेंगे तो 6 का 1/3 कितना किलोमीटर होता है, 3 दूनी 6, 2 किलोमीटर। मतलब आज वो 2 किलोमीटर गया, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना हो गया 2 किलोमीटर आज गया। अब बताइएगा हमें थोड़ा सा, और कहता है इसके बाद उसने अपना स्पीड बढ़ा दिया और जो ऑफिस है समय पहुँच गया, मतलब अपने पहले समय मतलब 9:30 बजे तक पहुँच गया। अब बताइए 4 के स्पीड से जाना चाहिए था, वो 3 के स्पीड से जा रहा है, तो क्या समय वही लगेगा, समय वही नहीं लगेगा, समय बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी बोल रहा है कि समय वही लगा, इसका मतलब है इधर स्लो था 3 के स्पीड से, तो आगे फास्ट हो गया होगा, है ना। तो वही पहले निकाल लेंगे कि आगे का चाल क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आगे सोचेंगे। तो यहाँ से हमारे पास स्पीड हो गया, ये स्पीड है एस, क्या हो गया स्पीड है, वो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे पास समय कितना लगा होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, यानी 2/3 घंटा। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लग गया हमको, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको लग गया 2/3 घंटा। अब देखिए हमारे पास जो डिस्टेंस बच गया, ए वाला डिस्टेंस बच गया। ये डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर में 2 किलोमीटर चल दिए, तो बचा हमारे पास कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर। हमारे पास टाइम कितना बचा, देखिए टोटल मेरे पास 1.5 घंटा था, कितना था 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब क्या, तो 1.5 घंटा मतलब 3/2 घंटा था। उसमें से 2/3 घंटा हमने ख़त्म कर दिया, वेस्ट हो गया। 2/3 घंटा हमने चल दिया, तो 2/3 घंटा हमने चल दिया, तो घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा जी, एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, माइनस 3 दूना 2 दूना 4, 5/6 घंटा। हमारे पास अभी बचा कितना हुआ है 5/6 घंटा। अब 4 किलोमीटर की दूरी तय करना है, समय 5/6 घंटा में, तो स्पीड क्या होगा, कुछ ना कुछ गति होगा। तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितना 4/5/6। अब क्या होगा, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इधर वाले को मिटा लेते हैं। अब होगा यूँ कि 6 जाके ऊपर गुना हो जाएगा, तो 6 चौके 24/5 स्पीड है, तो किलोमीटर पर घंटा। हमारा नया चाल हो गया। प्रश्न नया चाल नहीं पूछ रहा है, प्रश्न पूछता है कि बताइए रविंदर अपनी सामान्य गति से कितना गुना गति से चल रहा था, मतलब अपने सामान्य गति से कितना गुना तेज था, कितना गुना तेज था। तो मान लेते हैं, देखिए यहीं से कि रविंदर जो है अपना सामान्य गति से x गुना तेज था। कितना गुना तेज था, x गुना। तो रविंदर का सामान्य गति कितना है 4। तो मान लेते हैं रविंदर जो है अपने सामान्य गति से यानी 4
समान गति यानी 4 के गति से x गुना तेज था, तो इसका स्पीड क्या हो गया 24/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यही तो निकालना है, कितना गुना पहुँच रहा था, x गुना, तो इसे x का मान निकालना है। 4 छक 24, x बराबर क्या हो जाएगा 6/5 गुना 6/5 गुना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम होगा तो हमें बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला भी थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। कहता है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। तो एक कमरा का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, यानी कमरा का लंबाई, चलिए इधर देखते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है 5, 4 और 2 के अनुपात में है। किस अनुपात में है 5, 4, 2 के अनुपात में है। कहता है एक नया कमरा, ये तो है पुराना कमरा का अनुपात है ना, ये वाला पुराना कमरा की बात कह रहा है, ठीक है। कहता है एक नया कमरा है जिसकी लंबाई को 40% और चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसका 40% बढ़ाएंगे हमें दिक्कत होगा, तो ऐसा करते हैं ना, अनुपात क्या रखना है 5, 4 और 2 का रखना है। तो इसको 50 मान लेते हैं, इसको 40 मान लेते हैं, इसको 20 मान लेते हैं। 10 से सब में गुना कर दीजिए, जब अनुपात निकालेंगे तो 10 से सब कट जाएगा, 0 0 0 कट जाएगा, तो 5, 4, 2 तो वहीं जाएगा, ठीक है। अब कहता है एक नया कमरा है जिसका लंबाई आप बढ़ा दो 40% बढ़ा दो, लंबाई कितना बढ़ा दो 40%, तो 50 का 40% कितना होगा, तो 50 का 40% बढ़ा दोगे तो 5 चौके क्या बचेगा 20, यानी यहाँ से 20 बढ़ा दो, तो 50 में 20 बढ़ाकर कितना हो जाएगा 70, यानी नया लंबाई हो गया नया कमरा का लंबाई 70। और कहता है चौड़ाई को 25% बढ़ा दो, चौड़ाई को 25% बढ़ा दो, तो चौड़ाई क्या है 40, 40 का 25% बढ़ाएंगे तो 25% 1/4 होता है, तो बढ़ कितना गया 10, तो 10 बढ़ा दो तो चौड़ाई कितना हो गया 50, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा ना, बढ़ा दिया जाता है कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखते हुए कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। देखिए नया कमरा का लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया। क्या नहीं दिया, ऊंचाई नहीं दिया, ऊंचाई नहीं दिया। अब कहता है जो दीवार का क्षेत्रफल, इसका भी कुछ ना कुछ दीवार का क्षेत्रफल होगा, वही क्षेत्रफल इस नया कमरा के भी दीवार का होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से बताइए दोनों को आयतन में क्या डिफरेंस आएगा, बस यही निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसका ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई के बाद आयतन निकालेंगे LBH, ठीक है। और वही डिफरेंस करके वो परसेंट चेंज पूछ रहा है, निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें हाइट चाहिए, और हाइट के लिए हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, दोनों के आंतरिक दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा समान होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा समान होगा, यानी जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, दीवारों का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2H × L+B, ठीक है। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं पुराना दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा 2H, तो 2H, H का मान कितना 20 × L+B, तो L+B करेंगे कितना होगा 50, 40, 90, तो गुना में है तो 90 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। वो बराबर होगा किसके नए वाले के, तो इसका 2H, तो इसका H तो है ही नहीं, तो इसका H ही रहने देते हैं, तो 2H हो जाएगा × L+B, तो L+B क्या होगा 7, 5, 12 यानी 120। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट देंगे, 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। और कटेगा 20 से काटिएगा तो 20 छक 20 से, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 90 बराबर 6H, 6 से काटेंगे 15, तो H बराबर क्या हो गया हमारा 15, तो हाइट कितना हो गया 15, हाइट कितना हो गया हमारा हो गया 15 हो गया। अब कहता है आयतन में क्या डिफरेंस आएगा, तो इसका आयतन निकालेंगे और इसका आयतन निकालेंगे। तो एक तरह से रूम क्या है घन या घनाव है, तो घनाव का आयतन क्या होता है LBH, तो गुना करेंगे 5 चौके 20 दूना 40 और 1 2 3 0, 1 2 3 0, इसका आयतन हो जाएगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी
इसको गुना करके देख लीजिए, 7 पचे 35 और गुने 15, तो 15 गुने 35 करेंगे, 15 पचे 75, 15 तिया 45, 5 7 5 12, 4 1 5, 525 और 1 2 0, गलत है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए तो गुना करके निकाल लिया आयतन। अब देखिए पुराना आयतन 40,000 है, नया आयतन कितना हो गया 52,000, तो कितना का वृद्धि हुआ, तो कितना का वृद्धि हुआ जी, तो हुआ 12,500 का। तो वही वृद्धि परसेंट पूछ रहा है, तो वृद्धि परसेंट पूछ रहा है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वृद्धि। वृद्धि कितना हुआ 12,500 का, कितना में वृद्धि हुआ 40,000 में से, तो 100 में कितना, 100 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 1 2 1 2 से 1 2 कट गया, 125/4 आ गया, 125/4 काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 31.25% हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न कहता है x² + y² बराबर 45, x माइनस y का मान 5 है, तो x y क्या होगा, है ना। तो यहाँ से देखिए हम लोग निकाल लेंगे, तो x माइनस y का वैल्यू कितना है 5 है, तो इधर भी होल स्क्वायर करेंगे, तो इधर भी होल स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² माइनस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। अब इस दोनों का मान कितना हो गया मेरा 45, तो इसका मान हो गया 45 माइनस 2xy, तो 2 का 2 और xy बराबर कितना हो गया 25, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, चलिए इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, बहुत जगह। अब 2xy को इधर भेजेंगे तो 2xy क्या हो जाएगा प्लस में, इधर 25 प्लस में इधर आके माइनस में, 45 में से 25 गया, कितना बचेगा जी 20 बचेगा, क्या बचेगा 20। तो यहाँ से 2 से xy बराबर क्या हो जाएगा 20/2 यानी 10, xy का मान क्या हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, हम बना देते हैं डायरेक्ट, बाकी अब क्वेश्चन को शब्दों में पढ़ लीजिए, हम फिगर बेसिस पे समझा देते हैं। कहता है एक त्रिभुज है ABC, क्या कहता है, एक त्रिभुज ABC है। चलिए देखिए, इधर नहीं बनाते हैं, इधर बना देते हैं, ठीक है, नहीं क्वेश्चन लॉन्ग है दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन लॉन्ग है तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप इधर से नहीं। चलिए समझिए, एक त्रिभुज है ABC, ए है, बी है, सी है, ठीक है। इसके पैरेलल एक लाइन है डी और ई, यानी ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, ठीक है, समानांतर में पढ़ना होता है। कहता है AD/DB, AD/DB 5/13 है, 5 क्या है 13 है, और कह रहा है कि EC की लंबाई, EC की जो लंबाई है देखिए 5:13 है, ना कि 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, इसका रेशियो दे रखा है, ठीक है। और कहता है EC की जो लंबाई है, EC की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, तो AE क्या होगा, AE का लंबाई क्या होगा। देखिए चूँकि दोनों समानांतर हैं इसलिए इसका एक प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी क्या होता है कि AD/DB, देखिए AD/DB बराबर AE/AC, इस तरीके से होता है, AE/ क्या हो जाएगा AC, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यही बनाते हैं, AD/DB कितना है 5/13, और AE का तो मान निकालना है, AC का मान दे रखा है कितना, सॉरी 20 नहीं है वो 26 है, 26। अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, अब तिरछा गुना होगा तो हमारा बनेगा AE बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में, जो भी है आपका यही होगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए देखिए एक प्रश्न है आपका, वो है बारंबारता से, एक प्रश्न है बारंबारता से। देखिए क्या देख रखा है, बुद्धि लब्धि प्राप्तांक 80 से 90, 90 से 100, इस तरीके से, और संख्या 80 से 90 प्राप्त करने वाले 6, 90 से 100, इस तरीके से दे रखा है। देखिए थोड़ा सा इसमें समझ के समझदारी से काम लीजिएगा। यहाँ देखिए 80 से 90 है और फिर 90 से स्टार्ट हो गया, तो बताइए 90 इसमें आएगा कि इसमें आएगा। यहाँ भी देखिए 100 इसमें भी है, इसमें भी है, 110 इसमें भी है, इसमें भी है, 20 यहाँ भी, 120 यहाँ भी, 30
तो एक्चुअल में ये सब हो क्या रहा है, तो हम बता रहे हैं ना, वो जो 90 है ना, 80 से 90 कहने का मतलब हुआ 90 से कम, 90 से कम, और 90 से 100 का कहने का मतलब हुआ 90 इसमें आएगा, 90 इसमें आएगा और 100 से कम, 100 इसमें नहीं आएगा। इस तरीके से इसमें 100 आएगा लेकिन इसमें 110 नहीं आएगा, 110 इसमें आएगा लेकिन 120 नहीं आएगा, 120 से कम रहेगा, 120 इसमें आएगा लेकिन 130 नहीं रहेगा, और 130 चूँकि यहाँ नहीं है इसलिए यहाँ रहेगा, और 140 चूँकि इसमें, अब देखिए 140 चूँकि है, 130 है तो 40 रहेगा, नहीं रहेगा। जिस तरीके से यहाँ 90 नहीं है, 90 अगले में है, इस तरीके से 140 इसमें होगा, नहीं होगा, 140 से कम वाला होगा। तो 140 कहाँ से होगा, अगले लाइन से, जो हमारे अगले कॉलम से, जो हमारे पास नहीं दे रखा है। और देखिए प्रश्न संख्या 52 कहता है कि 140 बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। 140 प्राप्तांक वाले कितने छात्र हैं, क्या 2 हैं, 1 है, 0 है। 0 होगा जी, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर 0 होता तो इस तरीके से लिखा होता। तो इसका ऑप्शन होगा, देखिए सब इसका जो फैक्ट है ना, 140 बुद्धि लब्धि वाले प्राप्तांकों की संख्या नहीं दे रखा है, मतलब डेटा अपर्याप्त, मतलब इनसफिशिएंट डेटा। इसका आंसर क्या होगा, इनसफिशिएंट डेटा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, लिख दे रहे हैं ऑप्शन 1, इनसफिशिएंट डेटा। डेटा नहीं दे रखा, 0 नहीं होगा। ऐसा नहीं कि नहीं दे रखा है तो 0 दे देंगे, नहीं, 0 नहीं मारेंगे। 0 कब होता, जब 0 लिखा होता या फिर ए ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 53 कहता है 100 और अधिक मंद बुद्धि लब्धि प्राप्तांक वाले छात्रों की संख्या। 100 और अधिक, 100 और 100 से अधिक प्राप्तांक वाले, तो 100 कहाँ से काउंटिंग होगा, यहाँ से काउंटिंग होगा 100 का, नहीं, यहाँ से काउंटिंग नहीं होगा। 100 का काउंटिंग कहाँ होगा, यहाँ से। तो बोल रहा है 100 और 100 से अधिक वाले, तो 100 तो यहाँ है ही, तो 100 से अधिक इधर से पूरा जोड़ देंगे। तो इसका 16 + 13 + 4 + 2, 16 13 29, 29 4 29 4 33 और 2 35। ऑप्शन कौन सा सही होगा जी, तो ऑप्शन सही होगा आपका 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 काफ़ी आसान है, खुद से कर लीजिएगा, फिर भी कराते हैं। कहता है 2 व्यक्ति है जिसके एज का जो अनुपात है 5:9 है। ठीक है, और उनका एज का जो डिफरेंस है वो 40 साल है। कितना साल है, 40 साल है, यही है ना जी, 40 वर्ष है। एक दूसरे से अधिक है, मतलब डिफरेंस है। तो हम मान लेते हैं पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, इसका एज है 5x, इसका एज है 9x। तो बताइए इसका डिफरेंस कितना का है, तो इसका जो डिफरेंस है वो है आपका 4x का। कितना का डिफरेंस है, 4x का, और डिफरेंस दे कितना रखा है, 40। तो 4x बराबर 40, तो x बराबर क्या होगा, 10। तो क्या पूछता है, दोनों के आयु का योग। तो ऐसा कीजिए, x का मान रखिए 50, 10 × 50 और 9 × 90, 50 90 140। या फिर ऐसे कर सकते हैं, दोनों का योग निकालना है ना जी, तो योग निकालिएगा तो 5x 9x कितना हो जाएगा जी, 14x, और 14x का मान 10, तो कितना हो गया, 140 साल या 140 वर्ष होगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। कहता है किसी काम को राजा 20 दिन में कर सकता है। 2 व्यक्ति है, एक का नाम है राजा, वो किसी काम को 20 दिन में करेगा, और दूसरा व्यक्ति है रमेश, वो वही काम को 25 दिन में करेगा। तो यहाँ सबसे पहले कुछ काम मान लेंगे, तो काम क्या मानेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 25-20 का एलसीएम होगा 100 काम। तो मान लेते हैं टोटल 100 काम है, राजा 20 दिन में करता है, तो डेली का क्षमता कितना हो गया इसका, तो इसका क्षमता हो गया 5 काम डेली करने का। जबकि रमेश 25 दिन में करता है 100 काम, तो क्षमता कितना हो जाएगा, इसका क्षमता हो गया 4 काम पर डे। अब क्या कहता है, रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। मतलब रमेश पहले काम स्टार्ट किया, 10 दिन अकेले करता रहा, उसके बाद राजा भी आगे काम पे लग गया। तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले 10 दिन तक कौन रहा, रमेश जो है 10 दिन तक रहा, 10 दिनों तक। और रमेश एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। तो एक दिन में 4 काम करता है, टोटल कितना काम कर लिया, 40 काम तो कर लिया। ठीक है, अब शेष काम कितना बचा, तो शेष काम जो बच गया 100 काम में 40 हो गया, बचा कितना, 60 काम। ठीक है, अब इसको कहता है, अब देखिए चूँकि रमेश पहले से था, फिर राजा भी आ गया, अब दोनों मिल के करेगा। ठीक है, अब 60 काम को दोनों मिल करके करेगा, मतलब 5 काम ई 4 काम
रमेश, तो 5 4 9 के 9 काम डेली होगा, तो 60 काम को 9 काम डेली करके करेगा तो कई दिन में निकल जाएगा। तो इसको भागा दे देंगे, है ना जी। अब काटेंगे तो 9 छक 54, 54 600 बटे 9, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 यानी 6 सही 2 बटे 3 दिन और फिर डे। अब बोल रहा है पूरा काम को होने में कितना समय लगा। देखिए पहला जो है 40 काम रमेश कई दिन लिया, 10 दिन लिया। अब आखिरी के 60 काम में दोनों मिला के कई दिन लग गया, 6 सही 2 बटे 3 दिन लग गया। फुल कुल मिला के कितना 16 सही 2 बटे 3 दिन काम को लग गए। 16 सही 2 बटे 3 दिन में काम समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है अभी इसी में करते हैं फटाफट। 56 का था, एक कॉलेज में चुनाव हुआ, चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत मिला। कितना मिला 62%। अब बताइए एक उम्मीदवार को 62% मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा। तो 100% में 62% घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 38% हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 उम्मीदवार है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कुछ वोट है, कुछ वोट है, P वोट है। ठीक है, इसमें एक को मिला 62%, तो दूसरे को कितना मिलेगा 68%। जीता कौन, ये जीत गया, ये पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा उम्मीदवार है। अब कितना परसेंट वोट से जीत गया, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 24% वोट से जीत गया। किसका 24% से देखिए मान लेते हैं हाँ कुल वोट P है, तो कुल वोट के 24% वोट से जीत गया। तो कुल वोट यानी P के 24% वोट से जीता, 24% वोट से जीता। और जीता कितना वोट से 144 वोट से। तो कुल वोट का 24% 144 सही है, और 24 छक 44 है। तो यहाँ से कुल वोट P बराबर कितना आ गया 6 गुने 100 यानी 600। हमसे पूछता क्या था, तो पूछ रहा था हमसे कि कुल संख्या कितनी थी, तो 600। ठीक है, चलिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगला मतलब अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।